आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भूमध्य सागर से उठे विक्षोभ ने लिया विकराल रूप। 2013 की प्रलय जैसी थी धराली आपदा। अमेरिका से टेंशन के बीच रूस पहुंचे एनएसए अजित डोभाल। पुतिन के साथ भारत की हो सकती है बड़ी डील। दुश्मन अगर खुद को बर्बाद करने पर तुला हो तो ना दे दखल। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर भारत को क्या सलाह दे रहे हैं जानकार। इजराइल का होगा पूरा गाजा, कब्जे के पक्ष में इजरायली सेना। भूख से तड़पते बच्चे, मलबे में दबी लाशें। गाजा में 24 घंटे में 74 की मौत। अमेरिका की यात्रा के लिए अब भरना पड़ेगा 13 लाख रुपए का बॉन्ड। 20 साल का लड़का बना राष्ट्रपति। 400 नागरिकों के साथ बनाया अपना अलग देश। आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। अक्षय कुमार की इस फिल्म को कॉपी करने के बनाई गई एनिमल। संदीप रेड्डी वांगा की मूवी पर डायरेक्टर का दावा। और ओवल टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद भी क्यों जश्न नहीं मनाया गया। उत्तरकाशी में आई आपदा का पैटर्न वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय की तरह ही था। दोनों घटनाओं की वजह भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ का हिमालय से टकराना रहा है, जिससे बादल फटने की घटना ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। ये कहना है आईआईटी रुड़की के हाइड्रोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर अंकित अग्रवाल का। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब पश्चिमी विक्षोभ और मानसून आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। 2013 में केदारनाथ में इसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ का असर था, जो मंगलवार को उत्तरकाशी में था। बता दें कि आईआईटी रुड़की के हाइड्रोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक अंकित अग्रवाल जर्मनी की पोट्सडैम यूनिवर्सिटी के साथ इंडो जर्मन परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक खतरों का आकलन एवं भविष्यवाणी पर शोध किया जा रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक जलवायु परिवर्तन इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं जब विक्षोभ से पूरब की ओर चलती है तो हिमालय से टकराती है, जिससे बादल फटने जैसी आशंका बढ़ जाती है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले को लेकर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल मंगलवार 5 अगस्त को रूस पहुंच गए। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच तेल को लेकर डील हो सकती है। रूस की न्यूज एजेंसी ताश ने बताया कि डोभाल 7 अगस्त को रूसी अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर सकते हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच तेल को लेकर डील हो सकती है। इसके साथ ही डोभाल भारत की तेल को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भारत की रणनीति को स्पष्ट करेंगे। अहम बात यह भी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं। ट्रंप ने भारत और रूस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद कर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। रूस पैसा कमाकर इसे युद्ध में लगा रहा है। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर भारी टैरिफ लगेगा। फिलहाल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील भी होने वाली है, हालांकि ये अभी फाइनल नहीं हुई है। बहुत समय पहले की बात नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में एक साथ खड़े थे और हाउडी मोदी रैली में हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले, साझा मूल्यों और वैश्विक नेतृत्व पर जोरदार भाषण दिया। यह वह पल था जिसे भारत और अमेरिका की साझेदारी का शिखर माना जाता था, लेकिन अब यह एक भूला हुआ अध्याय लगता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 7 महीने बीत चुके हैं और माहौल सौहार्द से टकराव में बदल गया है। दोनों सहयोगी देश अब ट्रेड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाया है, जिसे पहले से ही सख्त माना जा रहा है। लेकिन 4 अगस्त को ट्रंप ने 25% से बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि भारत बहुत अधिक मात्रा में रूसी तेल खरीदता है। ट्रंप का कहना है कि इससे यूक्रेन में चल रही जंग के लिए फंड मिल रहा है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में 22 महीने चल रहे युद्ध के लिए एक नई रणनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य कब्जा करने का समर्थन किया। कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में भूख और भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम की खातिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 8 और लोग भूख या कुपोषण से मर गए, जबकि 79 और लोगों ने ताजा इजरायली गोलीबारी में अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू ने लगभग 3 घंटे तक सीमित सुरक्षा चर्चा की। इसमें सेना प्रमुख इयाल जमीर ने गाजा में अभियान जारी रखने के विकल्प प्रस्तुत किए। गाजा पट्टी में भीषण जंग के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के लोग एक तरफ इजरायली हमले में मर रहे हैं तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने उनकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दी है। आईएफडी के ताजा हमलों में मंगलवार को कम से कम 74 फिलिस्तीनी मारे गए। इसमें 51 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से सहायता चाह रहे थे। पिछले 24 घंटों में 8 लोग भूखमरी से मर गए। इजरायली हमलों और नाकाबंदी की वजह से गाजा में बच्चे, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को एक वक्त का खाना जुटाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। राहत सामग्री के ट्रक जैसे ही किसी इलाके में पहुंचते हैं, भूख से बेहाल भीड़ टूट पड़ती है। कोई ट्रक पर चढ़ सामान लूटता है तो कोई जमीन पर गिरे आटे को उठाकर भूख मिटाने की कोशिश करता है। कई लोग तो इस कोशिश में भी घायल हो जाते हैं। गाजा में इस तरह की स्थिति अब आम हकीकत बन चुकी है। राहत सामग्री के पीछे भागते लोग, बर्तन के लिए रोते बच्चे और भूख से बिलखती महिलाएं। इसके बावजूद भी किसी को यह भरोसा नहीं होता कि इतनी मशक्कत के बाद उन्हें वाकई खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि भूख और कुपोषण से मरने वालों की संख्या 180 तक पहुंच गई है, जबकि 93 केवल बच्चे शामिल हैं। अमेरिका की यात्रा के लिए विदेशियों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। ट्रंप प्रशासन एक ऐसा पायलट प्रोग्राम लागू कर रहा है जिसके तहत पर्यटन या व्यावसायिक वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी लोगों को $15,000 तक का बॉन्ड भरना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि कोई वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में ना रुक सके। हालांकि इस प्रोग्राम के दायरे में आने वाले देशों की घोषणा नहीं की गई है। इसी महीने शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट 5 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। अमेरिकी विदेशी विभाग ने एक अस्थायी अंतिम नियम जारी किया है जिसके तहत 12 महीने का वीजा बॉन्ड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। विभाग ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कारोबार या पर्यटन के लिए अमेरिका आने वाले B1 या B2 वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों को $15,000 तक का बॉन्ड भरना पड़ सकता है। विदेश विभाग के अनुसार इस नियम को वीजा अवधि से अधिक समय तक रोकने और अपर्याप्त जांच पड़ताल से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे से अमेरिका की रक्षा के लिए ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति का यह एक अहम स्तंभ करार दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपना खुद का देश बना सकते हैं? यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एक 20 साल के लड़के ने इसे सच कर दिखाया है। उसने क्रोएशिया और सर्बिया के बीच जमीन के एक विवादित टुकड़े पर खुद को एक स्वघोषित देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, इस देश का अपना झंडा, एक पूरा मंत्रिमंडल, अपनी मुद्रा और करीब 400 नागरिक भी है। ब्रिटेन के रहने वाले इस 20 साल के लड़के का नाम डैनियल जैक्सन है, जिसने फ्री रिपब्लिक ऑफ वेल्डिस की स्थापना की। यह माइक्रोनेशियन डैन्यूब नदी के किनारे जंगल का 125 एकड़ से भी कम का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने इस जगह को तब खोजा जब उन्हें पता चला कि पड़ोसी देशों क्रोएशिया और सर्बिया के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण इस क्षेत्र पर किसी का दावा नहीं है। यह जमीन पॉकेट 3 के नाम से जानी जाती है। उन्होंने अपने इस देश का ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाया है। डैनियल जैक्सन बताते हैं कि
माइक्रोनेशनल वर्ल्डीज एक ऐसा विचार था जो मुझे 14 साल की उम्र में आया था। यह बस कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा प्रयोग था। हम सभी ने कुछ क्रेजी बनाने का सपना देखा था। न्यूज एजेंसी SWNS की रिपोर्ट के मुताबिक मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जैक्सन ने आधिकारिक तौर पर 30 मई 2019 को इस गणतंत्र की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसे नक्शे पर पॉकेट 3 के नाम से जाना जाता है। जैक्सन के मुताबिक यह अब दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है, जो वेटिकन सिटी के ठीक बाद आता है। जैक्सन पेशे से एक डिजिटल डिजाइनर जो रोबॉक्स पर वर्चुअल दुनिया बनाकर अपनी कमाई करते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं 18 साल का था तब हमने कुछ कानून और एक झंडा बनाकर वर्ल्डीज को हकीकत बनाना शुरू कर दिया। अब हमने एक सरकार बना ली है और हमारे पास एक शानदार मंत्रिमंडल है। वर्ल्डीज की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, क्रोएशियाई और सर्बियाई है और यह राष्ट्र अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करता है। बता दें कि वर्ल्डीज तक केवल क्रोएशियाई शहर ओसिएक से नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है। हर दिन की शुरुआत सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों से भी होती है, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती है। सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां ताज़ा दरें जारी करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर रुपए की विनिमय दर में आए बदलावों पर आधारित होती है। यह बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति हो या फल सब्जी बेचने वाला व्यापारी। ऐसे में हर दिन की कीमतों की जानकारी रखना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि समझदारी भी है। सरकार की यह प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करती है ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की भ्रमित जानकारी ना मिले। इसी तरह जयपुर में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 72 पैसे और डीजल 90 रुपए 21 पैसे रही। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 69 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 80 पैसे। पुणे में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 4 पैसे, डीजल की कीमत 90 रुपए 87 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 30 पैसे, डीजल की कीमत 82 रुपए 45 पैसे। इंदौर में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 88 पैसे और डीजल की कीमत 91 रुपए 88 पैसे। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 58 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए। सूरत में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए और डीजल की कीमत 89 रुपए। नासिक में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 50 पैसे रही। मई 2022 के बाद से केंद्र और कई राज्यों द्वारा टैक्स में कटौती की गई, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता देखी गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव होता रहा है, फिर भी भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कीमतें तुलनात्मक रूप से स्थिर बनी हुई हैं। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल इसमें लीड एक्टर्स थे। हालांकि कई कारणों से इसकी आलोचना भी हुई। कुछ लोगों को इसकी कच्ची और गहन कहानी पसंद आई तो कुछ लोगों ने टॉक्सिक थीम की वजह से इसकी आलोचना की। अब जाने माने फिल्म निर्माता सुनील दर्शन ने एनिमल पर इल्जाम लगाया है कि यह 1999 में आई अक्षय कुमार की फिल्म जानवर की कॉपी है। एक इंटरव्यू में सुनील दर्शन ने एनिमल और अपनी फिल्म जानवर के बीच समानताओं की ओर इशारा किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई औपचारिक दावा नहीं किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अपनी पिछली फिल्मों का रीमेक बनाने की उनकी कोई योजना है, इस पर दर्शन ने जवाब दिया कि मैं कैसे बनाऊं, मेरी फिल्मों की नकल इतने लोग कर चुके हैं। एक फिल्म है जानवर की अंग्रेजी क्या होती है, उसकी कहानी कौन सी है? आपने एनिमल देखी ना, आपको पता है ना कौन सी कहानी है। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। यह जीत भारतीय टीम के लिए खास थी क्योंकि यह रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद टीम इंडिया की पहली बड़ी टेस्ट सीरीज थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के बाद कोई जश्न नहीं मनाया और इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक ओवल टेस्ट में मिली जीत के बाद भी भारतीय टीम ने कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया। खिलाड़ियों ने पार्टी
पार्टी करने की जगह परिवार और आराम को प्राथमिकता दी। पीटीआई को दिए एक बयान में बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि टीम ने पिछली रात कोई बड़ा जश्न नहीं किया। सभी के लिए यह एक लंबी और बेहद थकाने वाली सीरीज थी। खिलाड़ियों ने सेलिब्रेशन के बजाय अपने परिवार या अकेले समय बिताने को चुना और कुछ खिलाड़ी तो वापस भारत रवाना हो रहे हैं और कुछ यहीं घूमकर समय बिता रहे हैं। मैच खत्म होने के 24 घंटे के भीतर ही कई भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी की उड़ान भरी। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आखिरी टेस्ट में 5 विकेट झटके थे, दुबई होते हुए हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। अर्शदीप सिंह और शार्दुल ठाकुर भी मंगलवार सुबह की फ्लाइट से रवाना हो गए थे। ये सभी खिलाड़ी दुबई पहुंचने के बाद अपने अपने शहरों के लिए कनेक्टिव फ्लाइट लेंगे।